नमस्कार। हरियाणा के कुरुक्षेत्र ज़िले में सलेमपुर गांव पड़ता है, यहाँ पे हम पहुँचे हैं। यहाँ के एक हमने सुना है कि रंजीत रैना जी हैं, बहुत बड़े फार्मर हैं यहाँ के इलाके के। तो उनके पास हम आए हैं। हमने उनके बारे में कुछ थोड़ा बहुत आउटपुट निकाल के लेके आए हैं कि जहाँ तक हमें पता चला कि वो 5 दिन दिल्ली में किसानों के संघर्ष में रह के आए हैं। तो बहुत सारी जानकारी उनसे हमें मिलेगी। तो आइए रंजीत रैना जी से रूबरू आपको कराते हैं। रंजीत रैना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सिमन जी और आपके चैनल वालों को और सारे व्यूअर्स को नमस्कार। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम 25 को हम हरियाणा से निकले और 25 की रात को ही हम दिल्ली पहुँच गए थे और 26 को हमने गुरुद्वारा साहब रकाबगंज, हमने और 40-50 और किसान लीडर थे, जत्थेदार थे, जत्थेबंदियाँ थी, उन्होंने 26 नवंबर को ही गुरुद्वारा साहब रकाबगंज में गिरफ्तारी दी। उसके बाद हमें मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, वहाँ ट्रांसफ़र किया गया और हम करीब 11-12 घंटे पुलिस की हिरासत में रहे और पुलिस स्टेशन में भी दिल्ली पुलिस के पास कोई इंतज़ामात नहीं थे, ना पानी के, ना चाय के, ना भोजन के। वहाँ भी पुलिस स्टेशन में भी गुरुद्वारा साहब मजनू टीला और गुरुद्वारा नानक प्याऊ से लंगर आया और फिर रात को हमें तिलक नगर हरिनगर ले जाया गया, जो तिहाड़ जेल के पास है। कहते जी आपको स्टेडियम में रखा जाएगा, पूरे पुख्ता इंतज़ाम हैं। वहाँ जब हम पहुँचे तो स्टेडियम तो था मगर कोई इंतज़ामात नहीं थे। ठंड का समय है, 26 नवंबर का, कोरोना का कहर है भारतवर्ष पर, दुनिया पे। तो जितने भी हम 50-60 किसान थे, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल के भी किसान थे, राजस्थान के भी, तो सारे बागी हो गए और कहते भी हम यहाँ नहीं रहेंगे। हमारे जो पशु हैं, पशुओं के लिए भी इंतज़ामात होता है और यहाँ अपने किसानों के लिए कोई इंतज़ामात नहीं रखे। तो हमने कहा कि भाई हम इसमें नहीं रहेंगे। फिर उन्होंने जाके तिहाड़ जेल के पास एक सुक्को खालसा हाई स्कूल है, वहाँ हमें मेकशिफ्ट तौर पे रखा और वहाँ जो खालसा स्कूल की सोसाइटी थी, उन्होंने गद्दे और लंगर का प्रावधान किया। फिर हम वहाँ रहे। जी, दर्शकों को अपनी जानकारी दिए, पूरा पता बता दीजिए। मैं मूलभूत किसान हूँ, प्रोफेशनल किसान हूँ और मैंने ये 3 जो ऑर्डिनेंसेस थे और अब जो कानून बन गए हैं वो गहराई से पढ़े हैं। मैं बीएससी बायोकेमिस्ट्री मैंने करी है पंजाब यूनिवर्सिटी से। मेरे पिताजी एक्स सर्विसमैन थे, वो स्वर्गवास हैं और हम यहाँ पुश्तैनी अपना खेती कर रहे हैं। मेरा 14 साल का बेटा है, वो देहरादून मसूरी में पढ़ता है। तो और हमने जो कानून पढ़े हैं ये बिल्कुल कॉरपोरेट के लिए ही हैं, किसानों के लिए नहीं हैं। इन अध्यादेश जो अब कानून बन गए, कहीं भी न्यूनतम समर्थन मूल्य का 3 लफ्ज़ का कोई ज़िक्र नहीं है, एमएसपी का ज़िक्र नहीं है। और अगर किसान अपनी फसल बेचता है प्राइवेट ट्रेडर को और उसमें कुछ आगे पीछे होता है, कोई पेमेंट ना होए, तो किसान के पास कोर्ट के पास भी जाने का कोई मसला नहीं है और सिर्फ एसडीएम तक जा सकता है। और ये जो इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, उसमें भी तब्दीली लाई है इस ऑर्डिनेंसेस और लॉ के माध्यम में कि कोई भी ट्रेडर कितना भी खाना पीना का वस्तु स्टॉक कर सकता है। इससे क्लियर हो जाती है कि जो 50,000 करोड़ सालाना की जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ का बिज़नेस है वो अदानी और अंबानी की दस्तक के लिए तैयार किया जा रहा है। इसी करके इन कानूनों का क्रांति के रूप में पुरजोर से विरोध किया जा रहा है समस्त भारतवर्ष में। मीटिंगें हो चुकी हैं, तो क्या उनसे कुछ लगता है आपको कि कोई हल हो जाएगा?
मैं भी इनवाइटेड था उस मीटिंग्स में, मगर मैंने कहा कि सरकार की जो मंशा है और मंशा थी, उस पे मेरा पूरा संशय है और इसी करके मैंने मीटिंग्स अटेंड भी नहीं करी। मगर जो भी मेरे साथी लोग गए वहाँ, किसान लीडर गए, मैंने उनको एक ही चीज़ कही कि या तो काले कानून वापस हो, वरना किसान और किसान जत्थेबंदियां और यूथ और बच्चा बूढ़ा जवान वहीं डटे बैठा है। उन्होंने फिर किसान नेताओं की भी बात नहीं सुननी है और उन्होंने वहीं डटे रहना है जब तक ये काले कानून वापस ना हो। और मुझे ये जो टॉक्स हो रही हैं, मुझे इन पर ज़्यादा विश्वास नहीं, क्योंकि मंत्रियों के पल्ले कुछ नहीं है। सिर्फ 90% प्राइम मिनिस्टर है, 10% होम मिनिस्टर अमित शाह के पास है और कहने का भाव है कि तड़ी पार हमारा होम मिनिस्टर बना हुआ है और गुजरात में दंगे हुए हैं वो हमारा प्रधानमंत्री बना हुआ है। तो मुझे इन लोगों से कोई ज़्यादा आश्वासन नहीं है। ये राजा नहीं है, इन्होंने राक्षस का रूप धारण कर लिया। जी, ये थे हमारे साथ रंजीत रैना जी, जो यहाँ के बहुत बड़े किसान हैं। इनसे आपको रूबरू कराया। ये 5 दिन वहाँ पे बिता के आए हैं दिल्ली में किसानों के संघर्ष में, और इन्होंने बताया कि ये अरेस्ट भी हुए हैं। तो इनको सुना आपने, अंदाज़ा आप खुद लगा लेना कि क्या इसका निष्कर्ष निकलता है, क्या कितनी लंबी ये लड़ाई अभी चलेगी, संघर्ष चलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। जहाँ पे हम बैठे हैं ये सलीमपुर है, सलीमपुर के ओनर हैं ये। तो थोड़ा सा आपको दिखा भी देते हैं यहाँ का, इनका जो फार्म हाउस है ये। कल ही वहाँ से वापस आए हो, तो 5 दिन में अपने वहाँ पे क्या देखा? जैसे किसान हैं, जमावड़ा जमा हुआ है, तो दिक्कत परेशानी भी आती हैं। तो क्या उसके बावजूद भी किसान अनुशासन में रह के अपनी मांगे रख रहे हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, किसान अपने ट्रालियों में उन्होंने तंबू बनाए हुए हैं, ट्रालियों के नीचे भी सो रहे हैं। ठंड का माहौल है, कोरोना भी है, मगर किसान, बच्चा बूढ़ा जवान, औरतें कुछ परवाह नहीं करके वहाँ डटे हुए हैं। और मैं तो सिख कम्युनिटी को, कार सेवा को, बाकी भी खाप पंचायतें चल गई हैं, कोई जलेबी बना रहा है, कोई दूध ढो रहा है, कोई लस्सी ढो रहा है, कोई गन्ने ढो रहा है। तो बिल्कुल ही अद्भुत नज़ारा है और मानवता एक दूसरे की मदद कर रही है। इंसानियत के तौर पे कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई भेदभाव नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर भी अपनी निजी मतलब ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। कभी किसानों को कह रहा है ये खालिस्तानी है, कभी कह रहा है ये पंजाब का मूवमेंट है। वहाँ भी किसानों ने बैनर लगाया है कि वी आर फार्मर्स नॉट टेररिस्ट्स। तो और पूरा हिंदुस्तान का किसान वहाँ पहुँच रहा है और इनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और संयम के साथ वो बैठे हुए हैं, क्योंकि पहले दिन जब किसान वहाँ पहुँचे 26-27 को, तो पुलिस का इतना पुख्ता इंतज़ाम नहीं था। किसानों की तादाद ज़्यादा थी, वो अगर चाहते तो दिल्ली में प्रवेश कर सकते थे, मगर उन्होंने वहीं संयम बना के वहीं अपने मोर्चे गाड़ दिए हैं। और वहाँ यहाँ तक किसान कह रहे हैं कि भाई हमने अपने खेतों में कणक लगा दी है और कणक काटने तक हम यहीं हैं जब तक ये सरकार हमारी बात सुनती नहीं। और तीनों ये जो काले कानून हैं, इनको निरस्त और रद्द नहीं करती। अगर सरकार रात के 12 बजे भी लोकसभा का सत्र करके ये काले कानून कर सकती है, ऑर्डिनेंसेस पास कर सकती हैं। मैं पूछना चाहूँगा भाई कौन सी आपातकालीन स्थिति हिंदुस्तान में थी कि आपको ये ऑर्डिनेंस लाना पड़ा? आपने कोविड का बहाना करके पूरे समस्त भारतवर्ष के किसानों के पीठ पे छुरा भोंका है और इनकी पेट पे लात मारी है अदानी और अंबानी के लिए। इलाके के बहुत बड़े किसान हो आप, तो आपका पर्सनल सहयोग क्या रहेगा? क्या आपका पर्सनल सहयोग किसानों को है?
देखिए, सबसे पहले तो मैं किसान हूँ और मैं आपको ये ज़रूर बता दूंगा कि पहली रात सिंगू बॉर्डर पे मैंने जीटी रोड पे पतली तलाई नीचे और पतला खेसी ऊपर पे मैंने वहाँ रात काटी है। ठीक है, तो यहाँ कोई बड़े और छोटे किसान का मुद्दा नहीं है, हम सब भाई हैं, हम सब किसान हैं। और हमने भी अपने घर बार छोड़ के, अपनी खेती छोड़ के हम उसमें गए, क्योंकि ये आर पार की लड़ाई है। मगर अब मैंने देखा कि वहाँ जमावड़ा लाखों का है, तो लाखों को खाने के लिए सुविधा पर्याप्त हो रही है। मगर फिर भी मैं अपना जो शाहबाद ब्लॉक है, ज़िला कुरुक्षेत्र है, उसमें गांव में जाके हमने 2 ट्रालियां राशन की भी गुरुद्वारा मंजी साहब से आगे कार सेवा का डेरा है बाबा जगतार सिंह जी का, वो डेली खाना बना रहे हैं। और 4-5 ट्रक नोएडा, गाज़ियाबाद, सिंगू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर तक जा रहे हैं। तो अब मेरा ये मुहिम होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गांव के थ्रू अनाउंसमेंट हो कि मंदिर और गुरुद्वारा साहब में ये ड्राई राशन एकत्रित हो और यहाँ गुरुद्वारा साहब कार सेवा पे पहुँचाए, ताकि जो वहाँ किसान जूझ रहे हैं, बच्चा, बूढ़ा, जवान, औरतें, उनके लिए लंगर मुहैया करार हो। लास्ट सवाल है आपसे, अंतिम सवाल है। जैसा कि किसान वहाँ पे बैठे हैं, आपने बताया बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, बहुत सारी दिक्कतें परेशानियाँ भी आ रही होंगी, ठंड का समय है, तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सरकार का मतलब है नरेंद्र मोदी, एक मंत्री बाकी सब संतरी। तो मैं नरेंद्र मोदी को कहना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कहना चाहूँगा कि लोगों ने गुरपूरब भी सड़कों पे गुजारी और बहुत शांतिपूर्वक में से गुजारी। और अन्नदाता, जिसे किसान कहते हैं और अन्नदाता भगवान को भी कहते हैं, वो सड़कों पे आ गया है। और इंटरनेशनल जो प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो भी इसकी भर्त्सना कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस भी भर्त्सना कर रहे हैं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने भी इस ह्यूमन राइट्स वायलेशन की भर्त्सना करी है। तो मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को कहता हूं कि अभी भी अगर आप में थोड़ी सी भी इंसानियत है, वो आप एकदम ये तीनों कानूनों को रद्द करो, ताकि जितने भी वहाँ किसान बैठे हुए हैं वो अपना बगैर नुकसान अपने घर वापस जाएं। और इसमें उनका भी भला होगा और आपका भी भला होगा। मगर जो मीडिया से रिपोर्ट आ रही है, जो नेशनल मीडिया से रिपोर्ट आ रही है, उसमें यही है कि आपका रवैया और कड़ा हो रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर भगवान की फिर बगैर आवाज़ की लाठी आएगी, तो फिर आपकी सरकार क्या, बड़ी बड़ी सरकारों का तख्ता पलट हो जाएगा। तो मैं फिर भी भगवान से प्रार्थना यही करता हूँ कि आपको सद्बुद्धि दे और काले कानून वापस लो।